हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर एक सेशन को कंप्लीट करेंगे और एक नंबर तो अपने एग्जाम में फिक्स ही कर लेंगे। तो आज का हम लोग का सेशन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। इससे अक्सर देखे होंगे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा एक देखने को मिलते हैं, हाल फिलहाल में भी देखने को मिले हैं और आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं तेजी से, अपने 5-10 मिनट के समय में हम लोग एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक बातों का कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे किसे, उत्सर्जन कहेंगे किसे। तो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है इसका बॉडी से बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन है, एक्सक्रेशन है। ध्यान रखेंगे कि एक्सक्रेशन में हम लोग उस मटेरियल की बात करते हैं जो मटेरियल हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद बॉडी से रिमूव हो रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ था, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बना, उस वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना ही क्या है, उत्सर्जन है। और यूजफुल मटेरियल तो हमारी बॉडी यूज कर ही लेती है। तो अब यह है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो सकते हैं पृथ्वी पर के जंतुओं का। तो मान के चलिए कि किसी जंतु के बॉडी से यूरिया निकलेगा, किसी के बॉडी से यूरिक एसिड, किसी के बॉडी से अमोनिया। अब यहां पे है कि यूरिया और अमोनिया जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी ये बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, बॉडी से बाहर चले जाएंगे। बट यूरिक एसिड सेमी सॉलिड है और ब्लड में घुलता भी नहीं है, जिसके कारण ये ज्वाइंट पे जमा होकर के गठिया रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहां पे यह है कि जो ये प्रोसेस है एक्सक्रेशन, इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं, यानी शरीर का आंतरिक वातावरण संतुलन में रहता है। और नहीं तो इसके बिना जीवन की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे कि अलग अलग वेस्ट निकल रहा है, तो उस वेस्ट के बेसिस पर एनिमल्स के कैटेगरी, एनिमल्स का डिवीजन, तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्सर्जन के आधार पर 3 भागों में जंतुओं को बांट सकते हैं। एक, जिनके बॉडी से अमोनिया निकलेगा उसे अमीनोटेलिक या अमीनोटेलिज्म, जिसके बॉडी से यूरिक एसिड निकलेगा तो यूरिकोटेलिक या यूरिकोटेलिज्म, जिसके बॉडी से यूरिया निकलेगा तो यूरियोटेलिक या उसको यूरियोटेलिज्म कहेंगे। अब यहां पे एक यूरिया निकलने वाले जो बॉडी है वो मैमल्स की, स्तनधारियों की बॉडी है। यूरिक एसिड जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं। और यहां पे अमोनिया जो निकलेगा वो एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, इनके बॉडी से निकलता है अमोनिया। अब यह है कि ह्यूमन बॉडी में भी यूरिक एसिड थोड़ा सा बनता है। ये ह्यूमन यूरिन में बहुत कम मात्रा में 0.5% के आसपास यूरिक एसिड होता है, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ने से मनुष्यों में गठिया जैसी बीमारी को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यूरिया का जो फॉर्मेशन है ह्यूमन बॉडी में, वो यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी में कहां होता है, तो लीवर में होता है। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, बट यूरिया का फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। ध्यान रखेंगे, यूरिया बनता कहां है, लीवर में, यूरिया क्षमता कहां है, तो किडनी में। और ये बनता लीवर में कैसे है कि अमोनिया और CO2 आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का निर्माण करते हैं, और ये यूरिया फिर हमारे किडनी के पास जाता है और किडनी से फिल्टर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्रेब्स हेंसीलेट चक्र के नाम से जानते हैं। क्रेब्स हेंसीलेट चक्र या आर्थिनिन आर्जिनिन साइकिल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ध्यान रखेंगे, यूरिया फॉर्मेशन लीवर में, फिल्ट्रेशन किडनी में। अब अलग अलग जंतुओं के शरीर से अलग अलग पदार्थ तो निकल ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग अंग भी है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने के लिए। जैसे अब जो यूनिसेलुलर जीव हैं, एक कोशिकीय, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके बॉडी से डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। पोरीफेरा में जैसे स्पंज हो गए, यू स्पॉन्जिया हो गया, इनके बॉडी से कैनाल सिस्टम के द्वारा निकलता है। अब प्लेटी हेलमिंथेस जिसमें टेपवर्म, फीता कृमि आ गया, टीनिया आ गया, इनके बॉडी से फ्लेम सेल्स द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। एनिलिडा जिसमें केचुआ हो गया, जोंक हो गया, एनेरिस हो गया, इनके बॉडी में नेफ्रीडिया से वेस्ट निकलता है। मोलस्का में जैसे घोंघा हो गया, इनके बॉडी से केबर ऑर्गन से निकलता है। इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गए, तो कॉकरोच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैल्पिगियन ट्यूब द्वारा इसके शरीर से वेस्ट बाहर निकलता है। और झींगा के शरीर में ग्रीन ग्रंथियां होती है, हरी ग्रंथियां। वैसे ही स्पाइडर के बॉडी में कोक्सल ग्लैंड होते हैं, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं।
अब ध्यान से सुनेंगे कि विभिन्न जंतु और उत्सर्जी अंग काफी महत्वपूर्ण थे, तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो मनुष्य में तो उत्सर्जी अंग में किडनी है, जो कि नाइट्रोजन के वेस्ट यानी यूरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। त्वचा से भी वेस्ट और लवण बाहर निकलते हैं, वाटर यानी कि पानी और लवण बाहर निकलते हैं। फेफड़े से CO2 बाहर निकलता है और लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। तो मनुष्यों में जब बात करें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो मुख्य उत्सर्जी अंग की जब बात होगी तो पता चलेगा कि मानव में उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से किडनी है, मुख्य रूप से किडनी है। ये किडनी का आप संरचना देख रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि किडनी की संख्या मनुष्यों में कितनी है, 2 है, जो 140 से 150 ग्राम। यूरेटर की संख्या, मूत्रवाहिनी की संख्या 2 है। यूरिनरी ब्लैडर की संख्या 1 है और यूरेथ्रा की संख्या 1 है। हमारे शरीर में ब्लड फिल्टर हो रहा है किडनी के द्वारा, तो शरीर से किडनी के पास ब्लड आएगा तो किस पाइप से आएगा, तो रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में ब्लड आता है अंगों से, और रीनल वेन के द्वारा किडनी से ब्लड फिल्टर होकर चला जाता है ऑर्गन से। ध्यान रखेंगे, रीनल वेन में सबसे शुद्ध रक्त बहता है जो किडनी से अंगों की ओर जाता है, और रीनल आर्टरी अंगों से अशुद्ध रक्त को किडनी के पास लाता है। अब यह संरचना किडनी का आकार बीन शेप्ड में होता है, बीन शेप्ड में होता है। आप यहां पे देख रहे हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन को आप देख पा रहे हैं। यही जो है यूरेटर है, यूरेटर की संख्या 2 है जो हम लोगों ने लिखा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। जब 75% फुल हो जाता है तो व्यक्ति को वॉशरूम की फीलिंग्स होती है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर यूरिन चला जाता है। इसी संरचना में नेफ्रॉन संरचनाएं पाई जाती है। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 20 लाख होती है और इसे किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, और इसी में ब्लड फिल्टर होता है। अब जैसे कि नेफ्रॉन का एक हम लोगों ने फोटो बना लिया है रफ। नेफ्रॉन एक पतला ट्यूब जैसी संरचना है जो इस तरह की होती है। नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल, इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं, और इसके अंदर ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक पाइप है जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूब। अब ये देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले, तो यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है कि जो भी यूरिन में यानी ब्लड यहां से फिल्टर हुआ तो ब्लड आगे अब तो चला गया, बट यहां से ब्लड अब जो वेस्ट बाहर आ रहा है, इस वेस्ट में और भी कुछ मटेरियल है, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब यहां पे कर लिया जाता है, और फिर यहां पे ये आता है यूरिन, और यही यूरिन आकर के रीनल पेल्विस में खुलता है। रीनल पेल्विस ये इसी में जगह होता है, रीनल पेल्विस, और वहां से ये यूरेटर के रास्ते यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यहां से बॉडी से बाहर चला जाता है। अब जो मानव किडनी है वो 24 घंटे में 120 से 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, और इस दौरान 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है, 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। यह बात हम लोगों को ध्यान रखना है। अब यूरिन का जो पाथ है वो कैसे है, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और ये यूरिन यूरेटर से आगे बढ़ा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर चला जाता है यूरिन। तो ये पाथ कई बार पूछा गया है यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी, तो बीपीएससी में भी पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक ही रहेगी। अब है यहां पे यूरिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरिन का निर्माण 24 घंटे में कितना, तो 1.5 लीटर। यूरिन की पीएच वैल्यू कितना, तो 6.5, यानी नेचर कैसा हो गया यूरिन का, एसिडिक हो गया। यूरिन का कलर कैसा है, तो लाइट येलो कलर। लाइट येलो क्यों, क्योंकि इसमें यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। यूरिन के कंपोजिशन में 95% यूरिन होता है, 2% यूरिया होता है, 0.1% क्रिएटिनिन होता है जो मसल्स का मांसपेशी का उत्सर्जी पदार्थ होता है। बाकी 3% जो हुआ उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, क्लोरीन, ये सभी पाए जाते हैं। तो हम लोग इस सीरीज से एक क्वेश्चन तो यहां से गेन करेंगे ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।